नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेंद्र क्लासेस जमुना में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान एसएसटी के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए टॉप 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न फ्रेंड्स, हमारा इतिहास पार्ट है सामाजिक विज्ञान का, उसका पहला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के शासन से यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर है, नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के विचारों जैसे समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व को पूरे यूरोप में फैलाया। उसने सामंतवाद को समाप्त किया और एक समान कानून व्यवस्था लागू की। तो इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही महान व्यक्ति थे जिन्होंने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावनाओं को लोगों में विकसित किया और सामंतवाद को समाप्त किया। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? तो फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रवाद का उदय अंग्रेजी शासन के शोषण के कारण और जो नई आधुनिक शिक्षा पद्धति विकसित हुई उसके कारण, प्रेस यानी अखबारों के कारण और सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुए उनके कारण सभी भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। अगर ये सारी चीज़ें ना होती, अगर अंग्रेज भारतीयों का शोषण ना करते, आधुनिक शिक्षा ना आती और प्रेस की व्यवस्था ना होती या समाज में सुधार आंदोलन ना होते तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना बिल्कुल ही विकसित नहीं होनी थी। फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं देखते हैं। यह आंदोलन 1930 में नमक कानून को तोड़ने से शुरू हुआ। अगर नमक कानून ना तोड़ा जाता तो यह आंदोलन शुरू ही नहीं होता। नमक कानून जब गांधी जी ने तोड़ा, एक चुल्लू पानी से उन्होंने जो है नमक बनाया और जो नमक कानून था उसको उन्होंने तोड़ा, जिसके बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, सभी भारतीयों के द्वारा कर नहीं दिया गया और आत्मनिर्भरता पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है, तो यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं थी। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह का महत्व स्पष्ट कीजिए। इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आम जनता को जोड़ा और आज़ादी की लड़ाई में जन आंदोलन बन गया। ठीक है, नमक सत्याग्रह का महत्व यही था कि इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आम जनता को जोड़ा और आज़ादी की लड़ाई में जन आंदोलन बन गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो फ्रेंड्स, युद्ध के कारण उद्योगों का विस्तार हुआ लेकिन महंगाई और करों में वृद्धि हुई। ठीक है, युद्ध हुआ जिसके कारण महंगाई बढ़ गई, जो कर लगे थे उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई और जनता की आर्थिक स्थिति जो है ना वो पूरी तरह से बिगड़ गई। तो प्रथम विश्व युद्ध का यही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था भारत की। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को क्या वापस लिया गया? तो चौरा चौरी नामक कोई एक जगह थी जहाँ पर जो है तो आम जनता कोई का जो है तो जुलूस निकल रहा था, जिसे पुलिस वालों ने बीच रास्ते पर रोका और उनके साथ मारपीट की। तो उन लोगों ने भी जो है तो पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी, कई पुलिस वालों को उन्होंने जो है जिंदा जला दिया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। ठीक है, क्योंकि यह जो लड़ाई हुई थी वह अहिंसा के सिद्धांत के हिसाब से सही नहीं थी, वो जो है हिंसा पर उतर आए थे लोगों ने, इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का चित्रण चित्रकारों और कवियों ने किस प्रकार किया? तो भारत में राष्ट्रवाद का चित्रण चित्रकारों और कवियों ने, जैसे कवि की अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर और चित्रकारों में अगर हम बात करें तो भारत माता का चित्र बनाया गया जो राष्ट्रीयता का प्रतीक था और लोगों में एकता का जो है संदेश भी दिया। उसके बाद देखते हैं हमारे जो सामाजिक विज्ञान है उसका पार्ट दूसरा देखते हैं भूगोल का, उसका पहला प्रश्न देखते हैं यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 है। पहला प्रश्न है, भारत में कृषि के
प्रकार कौन कौन से हैं? तो भारत में जो है तो 4 कृषि के प्रकार हैं: स्थायी कृषि, स्थानांतरण कृषि, वाणिज्यिक कृषि और मिश्रित कृषि। स्थायी कृषि वह कृषि होती है जब किसान एक ही जगह पर रहकर खेती करते हैं और उसी पर जो है हर प्रकार की फसलें उगाते रहते हैं, उसी भूमि पर उसी जगह पर, उसको स्थायी कहते हैं। जबकि स्थानांतरण में ऐसा नहीं होता है। स्थानांतरण में एक फसल लेने के बाद लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, मतलब स्थानांतरित हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाकर खेती करते हैं, तो स्थानांतरित कृषि। वहीं पर अगर हम वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो वाणिज्यिक कृषि में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें बाजार में बेचकर नगद पैसे प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, है ना, ये वाणिज्यिक कृषि हैं। और मिश्रित कृषि की बात करें तो वह कृषि जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किया जाए उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, भारत के प्रमुख खाद्य फसलें और उनके उत्पादक राज्य बताने हैं। तो प्रमुख खाद्य फसलें देखते हैं, जैसे चावल हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गेहूँ, ठीक है, मतलब जो है तो चावल कहाँ हो रहा है? पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में। ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र, बाजरा राजस्थान और मक्का बिहार व मध्य प्रदेश में उत्पादक जो है फसलें हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो जैसे कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब और वर्षा जल संचयन, ये जो है सिंचाई के साधन है। साधन यानी कि स्रोत हैं, ठीक है। अगर हम कृषि कर रहे हैं तो कृषि को सींचने के लिए साधन क्या है, मतलब क्या वहाँ ट्यूबवेल है, क्या वहाँ तालाब है, क्या वहाँ नहर है, तो ये साधन हो गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, खनिज संसाधनों के 3 प्रकार बताने हैं। तो खनिज संसाधनों के 3 प्रकार में जैसे धात्विक खनिज में हो जाएगा लोहा और तांबा, इसमें जो है धातु होती है, इनको पिघलाया जा सकता है, ठीक है। मतलब धात्विक खनिज हम उसे कहेंगे जिसे हम पिघला सकते हैं। सोना चांदी को भी हम पिघला सकते हैं, तो वो धात्विक है, अर्थात जिसमें धातु का अंश मिला हो वो धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज की बात करें तो ऐसे खनिज जिनमें जो है तो धातु का अंश ना मिला हो, जैसे चूना पत्थर में नहीं मिला है, अभ्रक में नहीं मिला है। क्या चूना पत्थर को हम पिघला सकते हैं? नहीं पिघला सकते ना, इसलिए जो है ये अधात्विक है। और ऊर्जा खनिज की बात करें तो जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, इनमें जो है कार्बनिक तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तभी तो ये जल्दी से जल जाते हैं। उसके बाद देखते हैं, और इनका निर्माण अगर हम बात करें तो जीवाश्मों के जो है जीवाश्म से होता है, मतलब जो जीव जंतु के जो अंश होते हैं उनसे ये बनता है। इसके बनने की प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी है, लगभग जो है हज़ारों वर्ष लग जाते हैं पेट्रोल और डीजल बनने में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के मुख्य लौह इस्पात उद्योगों केंद्रों के नाम बताना है। भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम, तो मतलब जो है लोहा इस्पात उद्योग कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है, कौन उनका केंद्र कहाँ है, तो देखते हैं जमशेदपुर में है, भिलाई, राउरकेला, दुर्गपुर और सलेम में जो है लोह इस्पात केंद्र हैं। मतलब यहाँ पर जो है लोहा को फिल्टर करके और एक चद्दर का रूप दिया जाता है, ठीक है, चादर के रूप में। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, परिवहन के विभिन्न साधनों का वर्गीकरण करना है। जैसे परिवहन की अगर हम साधन की बात करें और प्रकार की बात करें तो प्रकार अलग होता है और साधन अलग होता है। जैसे अगर हम परिवहन के प्रकार की बात करें तो स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है, 3 ही होते हैं मुख्य रूप से। अब उसके अंतर्गत उसके साधन देखें तो स्थल परिवहन में जैसे यहाँ पे सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, क्योंकि सड़क और रेल दोनों स्थल पर ही बनाए जाते हैं, यानी धरातल पर बनाए जाते हैं। जबकि अगर हम जल परिवहन की बात करें तो यह अंतर्देशीय और समुद्री होता है। मतलब जल परिवहन यानी कि जो समुद्रों में जैसे नाव, जल जहाज वगैरह जो चलते हैं ना, वो जल परिवहन होते हैं। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन होता है। उसके बाद जो है तीसरे परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन, यह सबसे तीव्रगामी जो है तो परिवहन का साधन है। मतलब बहुत तेज़ी से जो है तो होने वाला परिवहन है। मतलब 24 घंटे के अंदर आप विश्व की या देश विदेशों की आप यात्रा कर सकते हैं। साथ साथ बहुत ही खर्चीला भी है, क्योंकि इसमें जो है बहुत महंगा परिवहन है, क्योंकि इसमें अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको जो है तो बहुत ज़्यादा किराए के पैसे लगने हैं, ठीक है, वायु परिवहन में। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है?
तो मतलब जल के जो संसाधन है, जैसे कुआं, जैसे जो है तो जल संसाधन का संरक्षण। जल संसाधन की अगर हम बात करें तो जल संसाधन में हो जाएगा जैसे जो है तो जो जल है वह एक संसाधन है खुद, ठीक है, क्योंकि वह जो है उपयोगी और मूल्यवान है, और उसे उपयोगी मूल्यवान बनाने के लिए जो है हमारे पास प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है। तो जल क्या है, एक संसाधन है। तो इसको जो है तो संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसलिए ताकि हम कृषि कार्य कर सकें, उद्योग चला सकें, और मानव जीवन के लिए जो घरेलू कामों में जल उपयोग होता है वो हो सके। इसीलिए जल को हमें जो है जल संसाधन का हमें संरक्षण करना चाहिए। और यह एक जो है आज के परिवेश में वैसे सीमित संसाधन भी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से जो जल की कमी है वो हमको महसूस होती है। बाकी जल का जो प्रतिशत है धरातल पर वो बराबर एक लेवल में बना हुआ है। जैसे आज से मैंने कई साल पहले पढ़ा था कि जल पृथ्वी पर जो है 71% भाग पर है, तो वो 71% भाग पर आज भी है, बट हमको पूज नहीं पा रहा है, हमारे उपयोग में जो है कमी पड़ रही है जल की। तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जनसंख्या का बढ़ जाना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा जो अगला है उसको देख लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये उसमें नागरिक शास्त्र भी शामिल है। उसके जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता विभाजन का क्या महत्व है। तो सत्ता विभाजन यानी कि जो है तो जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, ये जो है तो सत्ता का विभाजन इनमें होता है, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। ये सब जो है ना तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे विधायिका जो है तो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका जो है तो वो कानून सही तरीके से जो है तो लोग उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका देखभाल करता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं संघीय व्यवस्था क्या होती है। तो संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, ठीक है, संघीय व्यवस्था कहलाती है। उसके बाद आगे देखेंगे राज्य सरकार के प्रमुख अंग, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये राज्य के जो है तो प्रमुख अंग हैं, इसलिए क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये ऐसे लोग हैं, इनके ना होने से जो है राज्य का विकास नहीं हो सकता, राज्य को चलाया ही नहीं जा सकता, ठीक है, इसीलिए राज्य के ये प्रमुख अंग हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं, राजनीतिक दलों की भूमिका लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। तो वे जनता सरकार के बीच जो है तो सेतु का काम करते हैं, यानी कि मिलाने का काम करते हैं। कौन? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे भाजपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है, और जो है बहुत सारी पार्टियां हैं, उन्हीं को जो है राजनीतिक दल बोलते हैं। तो लोकतंत्र में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या महत्वपूर्ण है वो चीज़ देखनी है, ठीक है, मतलब लोकतंत्र में क्या महत्वपूर्ण है इनकी भूमिका। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनता और सरकार के बीच जो है सेतु का काम करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं और जनता की राय को व्यक्त करते हैं, और इनका जो है तो सरकार बन जाने के बाद इन्हीं नीतियों को वो कार्यान्वित भी करते हैं, ठीक है, इसलिए राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देते हैं, सामाजिक भेदभाव और असमानता के उदाहरण, जैसे जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव, जैसे दलितों के साथ भेदभाव या महिलाओं की असमान स्थिति, ठीक है, महिलाओं की असमान स्थिति, ये सामाजिक भेदभाव और असमानता के उदाहरण हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। उसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स कि जैसे मोहन यादव इस समय मध्य प्रदेश के जो है तो मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी सरकार है, वो हिंदू धर्म के हैं, तो अगर वो चाहें तो केवल अपने हिंदू ही धर्म के लोगों को नौकरियां वगैरह अगर दे दें तो ये जो है तो धर्मनिरपेक्षता नहीं कहलाएगी, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता वो है जो सभी के लिए एक समान सोचे, सभी के लिए एक समान काम करे, ठीक है, किसी अपने जाति समाज वालों को बस नहीं देखे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अगला जो उसका पार्ट है हमारे सामाजिक विज्ञान का लास्ट पार्ट है, उसको देख लेते हैं।
विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स, विकास हमें दिखता नहीं है, वो जब हो जाता है तब दिखता है, जबकि वृद्धि जो है हमें दिखती है। ठीक है, जैसे मैंने कोई पेड़ लगाया तो वो छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो हमको दिखता जाता है, परंतु आपके दिमाग का विकास कितना हुआ है ये हमें नहीं दिखता है। ठीक है, तो वृद्धि जो है एक निश्चित समय अवधि में आकर रुक जाती है, जबकि विकास जो है ना तो मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है। मतलब आप जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं, वही विकास है। यहीं पे इसका अर्थ देखते हैं। आर्थिक वृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि, जबकि विकास का अर्थ है जीवन स्तर में सुधार और समान अवसरों का विस्तार। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या भिन्नता है? सार्वजनिक क्षेत्र सरकार द्वारा संचालित होती है, जबकि जो निजी क्षेत्र होता है वो निजी व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा संचालित होती है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो है सरकारी क्षेत्र की जो नौकरियां होती हैं, और निजी क्षेत्र में प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियां। ठीक है, तो ये सरकारी हैं और ये प्राइवेट। अब तो इसको समझ ही सकते हो किस प्रकार से इनको संचालित किया जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23, संसाधनों का समान वितरण क्यों आवश्यक है? तो संसाधनों का जो समान वितरण है, ठीक है, जैसे जल संसाधन हो गया, मृदा संसाधन हो गया, ये संसाधन है, तो इनका जो है समान वितरण क्यों आवश्यक है? इसलिए ताकि जो है अमीरी और गरीबी की जो खाई है ना, उसको पूरी तरह से समाज में भरा जा सके। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण बताने हैं। तो जैसे बेरोजगारी का कारण यानी कि जो लोग गरीब हो जाते हैं उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है जनसंख्या वृद्धि, सबसे बड़ा कारण है। आज जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या सामने आ रही है, शिक्षा की समस्या सामने आ रही है, शिक्षा नहीं मिल पा रही लोगों को, तकनीकी विकास की कमी आ रही है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए जो है तो संसाधन ही उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो तकनीकी विकास की भी कमी आ रही है। ठीक है, और जो है तो मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण यही है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25, सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो है तो हो, उसे सतत विकास कहते हैं। और इस विकास की जो है ना तो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है वह इसकी अवहेलना भी ना करे, वह इसकी बुराई भी ना करे, आलोचना भी ना करे, ऐसे विकास को ही सतत विकास कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ये थे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अगर आपने ध्यान से देखा है तो अब आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आने तय हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और योगेंद्र क्लासेस जमुना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और शुभकामनाएं।